नमस्कार, डिली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज का इतिहास महान वैज्ञानिक सतीश धवन से जुड़ा है, क्योंकि आज के ही दिन 1920 में उनका जन्म हुआ था। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान में कई वैज्ञानिक हीरे और नगीने की तरह से ही देश के अंतरिक्ष विकास में योगदान दिया है। इन्हीं में से एक प्रमुख नाम प्रोफेसर सतीश धवन का है। सतीश धवन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनका योगदान अद्वितीय माना जाता है। उन्होंने इसरो के तीसरे चेयरमैन के रूप में काम किया था। श्री हरिकोटा में स्थित इसरो के स्पेस सेंटर को उन्हें समर्पित किया गया, जो आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। सतीश धवन भारत के गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हें भारत में प्रयोगात्मक फ्लूइड डायनामिक्स या फिर द्रव्य गतिकी का पिता भी माना जाता है। 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में पैदा हुए धवन ने पहले भारत और फिर अमेरिका में शिक्षा ग्रहण की, जिसके बाद वे प्रवाह की विषुववद्धता और परिसीमा स्तरों के शोध में बहुत बड़े शोधकर्ता बने। आज भारत के सबसे गर्वीले अंतरिक्ष संगठन इसरो के विकास में जिन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, उनमें इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। लेकिन ये प्रोफेसर सतीश धवन ही थे जिन्हें इसरो को एक नया विजन दिया और इसरो उन्होंने उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर वो आज है। पंजाब यूनिवर्सिटी से गणित में बीए, अंग्रेजी साहित्य में एमए और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीए की डिग्री हासिल कर धवन उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए, जहां मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री हासिल की और फिर कैलटेक में उसी विषय पर डिग्री हासिल की। कैलटेक में ही उन्होंने एरोनॉटिक्स और गणित में पीएचडी करने के दौरान उन्होंने द्रव्य गतिकी में के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिससे उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। भारत लौटने के बाद वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पहले सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और कुछ सालों के बाद 1962 आईआईएससी के चेयरमैन भी बन गए। वे इस पर पहुंचने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक थे और साथ ही सबसे लंबे समय तक भी इसी पद पर रहे। 1971 में जब वे कुछ समय अमेरिका में थे, उन्होंने विक्रम साराभाई की असमय मृत्यु के बाद उन्हें इसरो के अध्यक्ष पद का प्रस्ताव भी दिया गया। प्रोफेसर धवन ने इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने दो शर्तें रखी थी। पहली कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु शिफ्ट किया जाए और वे आईआईएससी के निदेशक का पद इसरो से जुड़ने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। उनकी ये दोनों शर्तों को मान लिया गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने इसरो की जिम्मेदारी संभाल ली और इसके बाद इसरो ने आमूलचूल बदलाव और तरक्की का दौर देखा। धवन ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सभी शक्तियां देकर संस्थान को लाल फीताशाही से मुक्त कराया और बहुत ही अच्छे तरीके से कई परियोजनाओं को समय से पूरा किया कर मिसाल भी पेश कर दी। और उन्हीं के प्रयास से इसरो में आज निजी क्षेत्र की इतनी ज्यादा भागीदारी देखने को मिलती है, जिससे इसरो को निजी क्षेत्र विविध प्रकार के उच्च गुणवत्ता के हार्डवेयर उपलब्ध हो सके। और इसके अलावा उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को भी बहुत प्रोत्साहित किया। इसमें भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सबसे उल्लेखनीय नाम है। जब भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का पहला प्रक्षेपण नाकाम हुआ, तो नेतृत्व की मिसाल देते हुए धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए और वादा किया कि अगला प्रक्षेपण सफल होगा। लेकिन उसके सफल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना डॉक्टर कलाम ने किया। प्रोफेसर धवन के कार्यकाल में इसरो ने सबसे ज्यादा और उल्लेखनीय तरक्की की। रिटायर होने के बाद भी धवन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मामलों में अपने ध्यान केंद्रित किए। 3 जनवरी 2002 को उनकी मौत होने पर देश ने केवल भारत का एक बड़ा वैज्ञानिक गंवा दिया, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व को भी खो दिया जो एक शोध वैज्ञानिक, तकनीकी विद, मैनेजर, लीडर, सलाहकार के साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में भी जाने जाते रहे। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डिली 24 भारत। नमस्कार।